हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8th के एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने जो इस चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, एक स्टोरी सुनाई थी शांति के बारे में, जो कि एक मेड सर्वेंट थी। ठीक है, मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे के घर में वो 3 साल से काम कर रही थी और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर उसको पुलिस ऑफिसर पकड़ के ले जाते हैं, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है। देन बाद में वो साबित हो जाता है कि शांति जो थी वो उसको मतलब वो एक्यूटेड कर दिया जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है। और उसका क्योंकि उसके जो एविडेंसेस थे वो उसके अगेंस्ट नहीं थे। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाती है, उसको बरी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें जो स्टोरी पढ़ी थी ना, उसी स्टोरी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब आता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर क्या होती है। तो कोई भी मतलब पुलिस जो है किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन तभी करेगी जब उसको एफआईआर उस क्राइम के अगेंस्ट की गई होगी। ठीक है, इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। तो ये एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद ही पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम को लेके वो क्या करती है, शुरू करती है। लॉ जो है वो ये बताता है कि it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। कहने का मतलब क्या है कि ये कानून जो है वो ये बताता है कि ऑफिसर जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी ऑफिसर चार्ज में होगा, ठीक है, जो भी ऑफिसर उस समय पे वहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करेगा जब भी कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके उसके पास जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें एक जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन इन द सेंस जिसने क्राइम किया है उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, मतलब बिना किसी वारंट के पुलिस जो है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिकॉज उसने कोई क्राइम किया है, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। आगे क्या बताया है, ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ऑर्ली और इन राइटिंग। ये जो भी इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है पुलिस के पास, वो उसको ओरली सुना भी सकता है और रिटर्न में भी उसको भेज सकता है, किसको, पुलिस ऑफिसर को। तो एफआईआर जो है उसमें क्या किया जाता है, डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है, प्लेस लिखी जाती है कि अपराध कहाँ हुआ है। उसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो ऑफेंस के रिलेटेड लिखे जाते हैं, और साथ ही साथ में इवेंट्स के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होती है वो उसके बीच में, उसके उस एफआईआर के बीच में लिखी जाती है। इफ़ नाउ द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड विटनेस इज आल्सो मैंशनड। और उसमें मतलब अगर किसी को पता होगा ना कि किसने क्राइम किया है, या विटनेस कौन था, जो मतलब जब क्राइम हो रहा था तो विटनेस उस समय गवाह कौन था, तो उसके बारे में भी उस एफआईआर में लिखा होता है। ठीक है, और एफआईआर जो है वो ये भी बताती है, एफआईआर में नेम और एड्रेस जो है कंप्लेंटेंट का, मतलब जिसने कंप्लेंट करी है उसका नाम और उसका एड्रेस भी लिखा होता है। देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये देखिए इस तरह के ये फॉर्म होते हैं, पहले से ही ये फॉर्म प्रिंट होते हैं, इसको फिल करना होता है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो क्या दिए हैं, पुलिस रजिस्टर इन विच द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेंटेंट। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया होता है, उसमें पुलिस जो है वो एफआईआर को रजिस्टर करती है। और फाइनली बाद में क्या हो जाता है, जब वो फॉर्म फिल हो जाता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, जिसने कंप्लेन की होती है या जो कंप्लेन लेके आया होता है, जो एफआईआर करवाने आया होता है, उसके साइन करवाए जाते हैं। जो कंप्लेनेंट है उसके पास ये भी राइट है कि वो पुलिस से एफआईआर की फ्री कॉपी जो है वो मांग सकता है। ठीक है, ये उस कंप्लेंटेंट का क्या होता है, अधिकार होता है। अब हमने पहले देखा था पुलिस का क्या रोल रहता है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में। अब रोल क्या है किसका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। मैंने आपको बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। ठीक है, जब हमने जो इससे पहले लेक्चर लिया था ना उसमें मैंने बताया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉ ऑफिसर होता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाता है ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम चोरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो चोरी किसी एक पर्सन का नुकसान नहीं करवाती है, चोरी सोसाइटी को डिपिक्ट करती है, मतलब सोसाइटी के अंदर चोरी जो है वो एक सामाजिक बुराई है, इसलिए उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको क्या कर रहे थे, उस केस को लड़ रहे थे। अब जैसे क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। एक क्रिमिनल ऑफेंस, मैंने आपको पब्लिक ऑफेंसेस और सिविल ऑफेंसेस के बारे में बताया था, या पब्लिक केसेस और सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये क्रिमिनल जो ऑफेंस होता है ना, जो ये जुर्म होता है, इसको पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, जिसमें आपका डाउरी डेथ हो जाती है, अगर किसी की मतलब दहेज के नाम पे किसी की मौत हो जाए, या फिर मतलब किसी को मार देना, मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, ये होते हैं आपके पब्लिक
या क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं और इसको पब्लिक रॉन्ग माना जाता है। व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट इट इज कंसीडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, इस चीज़ से ये मतलब बनता है कि ये जो क्राइम कमिट किया गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम को अफेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि इससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे मिसिज शिंदे के घर में चोरी हुई, आज मिसिज शिंदे के घर में हुई है, कल किसी और के घर में होगी। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये विक्टिम को अफेक्ट नहीं करता है, विक्टिम यानी कि जिसके साथ बुरा गलत हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर असर नहीं करता बल्कि ये पूरी सोसाइटी के ऊपर असर करता है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आपको याद है कि जब हमने डाउरी डेथ का केस पढ़ा था सुधा से रिलेटेड, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उसके बारे में कुछ आपको याद है। जैसे सुधा को उसकी सास और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने और शकुंतला देवी ने उसको जलाकर कैरोसिन तेल डालकर उसको जला दिया था, क्योंकि वो उससे डिमांड कर रहे थे कि तुम स्कूटर और फ्रिज लेके आओ। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, जो केस जो फाइल हुआ था वो एक्यूज लक्ष्मण और उसकी फैमिली के द्वारा जो था वो मतलब उसके खिलाफ लगाया गया था, लेकिन वो पूरी पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी उस केस का नाम क्या रखा था, स्टेट, यानी कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, जिसमें लक्ष्मण के फैमिली मेंबर्स थे। और साथ में वो केस कहाँ हैपन हुआ था, दिल्ली के अपार्टमेंट में। ठीक है, उसके लक्ष्मण का घर दिल्ली में था और वहाँ पे ये केस हुआ था, इसलिए इस केस को स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली ये जो केस था, कौन सा वाला, ये शांति वाला, जिसमें शांति जो थी वो बेगुनाह थी, तो ये केस कैसे हुआ, स्टेट वर्सेस शांति हैब्रम, शांति जो थी वो मेड सर्वेंट थी, एंड नॉट मिसिस शिंदे वर्सेस शांति हैब्रम। इसलिए ये शिंदे वर्सेस मिसिस शिंदे वर्सेस शांति हैब्रम के अगेंस्ट केस नहीं था, बल्कि ये स्टेट वर्सेस शांति हैब्रम के द्वारा केस के अगेंस्ट केस था। क्योंकि ये स्टेट चोरी जो है वो क्या करती है, थेफ्ट जो है वो क्या करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या बोला गया है, कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या करता है, स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो क्या होता है, वो तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी कर लेती है और चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल कर देती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन से लेके चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करने तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं रहता है, वहाँ तक रोल जो होता है वो सिर्फ पुलिस का होता है, पुलिस ऑफिसर का होता है। पुलिस ऑफिसर देखेगी क्राइम हुआ है, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी और कोर्ट में जाके देगी। जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो आपका प्रोसिक्यूटर रहता है ना, उसका काम शुरू हो जाता है। उसका ही और शी मतलब जो प्रोसिक्यूटर होगा उसका कोई भी रोल नहीं रहता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। प्रोसिक्यूटर जो है वो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करवाता है स्टेट के बिहाफ पे एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट का ही ऑफिसर होता है। इसकी ये ड्यूटी होती है कि इम्पार्शली यानी कि बिना भेदभाव के ये क्या करे, फुल मटेरियल को और फुल फैक्ट्स को प्रेजेंट करे, विटनेसेस को प्रेजेंट करे, एविडेंसेस को प्रेजेंट करे कोर्ट के आगे, और ताकि कोर्ट अपना डिसीजन जो है वो दे सके। ठीक है, मतलब ये पब्लिक एक कोर्ट का ऑफिसर होता है, इसको सरकारी वकील के नाम से भी जाना जाता है। तो सरकारी वकील होता है, ये कोर्ट के अंदर ऑफिसर होता है। तो इसकी ये ड्यूटी बनती है कि ये क्या करेगा, बिना किसी भेदभाव के इम्पार्शली ये क्या करेगा, अपने सारे मटेरियल को, फैक्ट्स को, विटनेस को, एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रखेगा ताकि कोर्ट अपना डिसीजन जो है उस केस से रिलेटेड सुना सके। आगे अब क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज, जज का क्या रोल रहता है। तो जो जज है ना वो एक अंपायर, जैसे एक गेम में अंपायर होता है ना उसकी तरह काम करता है। जज जो है वो कंडक्ट करता है ट्रायल को इम्पार्शली इन एन ओपन कोर्ट। देखिए क्या है यहाँ पे, ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है ये एक तरह की फॉर्मल मीटिंग होती है कोर्ट के अंदर, जिसमें जज हो गया, जज की ज्यूरी होगी, वो गुनाहों को सुनता है, मतलब एविडेंसेस सबूतों को सुनता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जिसके खिलाफ वो गवाह दिए जा रहे हैं या एविडेंसेस दिए जा रहे हैं वो गिल्टी है कि नहीं, मतलब उसने क्राइम किया है कि नहीं। ठीक है, उसको ट्रायल बोला जाता है। तो जज एक एम्पायर की तरह होता है, जैसे एक गेम में एम्पायर होता है, जज भी उसी की तरह एम्पायर होता है। जैसे आप देखिए क्रिकेट मैच होता है तो एम्पायर जो है वो बताता है कि जो क्रिकेटर है, प्लेयर जो है वो आउट हुआ है कि नहीं। ठीक है, वही सारे डिसीजंस लेता है ना, उसी तरह से जज भी, यही जज का काम है कि वो बताएगा कि वो पर्सन जिसके खिलाफ केस लगाया गया है वो गिल्टी है या नहीं है, या फिर वो इनोसेंट है। ये जज का काम है, और ये ओपन कोर्ट में होता है। जज जो है वो सारे गवाहों को सुनता है, एविडेंसेस उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंसेस के द्वारा, और उसके बाद जज जो है वो डिसाइड करता है कि पर्सन जो है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। लेकिन किस बेसिस पे, एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंगली, और जो सबूत जज के सामने पेश किए जाएंगे उस बेसिस पे जज डिसाइड करेगा जो अपराधी है वो गुनहगार है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, यानी कि जब वो जो अक्यूज है ना, जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, जब वो अपराधी साबित हो जाएगा कि हाँ इसने अपराध किया है, देन जज जो है वो सेंटेंस प्रोनाउंस करेगा, मतलब वो उसको उसकी सज़ा सुनाएगा।
वो उसको जेल में भी भेज सकता है, उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है, या फिर दोनों कर सकता है। और ये सारा डिपेंड करता है लॉ, मतलब हमारा जो कानून है ना, उस कानून में जैसे जैसे लिखा है उसी कानून के अकॉर्डिंगली जज जो है वो उसको क्या करेगा, जेल में डाल देगा या फिर फाइन लगाएगा या फिर दोनों चीज़ें कर सकता है। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होता है? देखिए, मैंने आपको ट्रायल बताया। ट्रायल एक फॉर्मल मीटिंग होती है जो कि कोर्ट के अंदर की जाती है, जिसमें जज और ज्यूरी जो है वो दोनों बैठकर गवाहों को, एविडेंसेस को सुनते हैं, ठीक है, सबूतों को सुनते हैं, देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि पर्सन जो है उसने गलत काम किया है या नहीं, ठीक है, क्राइम किया है या नहीं। वो होता है फेयर ट्रायल, जब जज जो है सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी जजमेंट सुनाए। तो यहाँ पे बोला है, 1 मिनट के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि जज जो है डिसाइडेड टू ट्राई शांति केस वेरी डिफरेंटली। मतलब अगर ऐसा होता कि जज जो है वो शांति के केस को अलग तरीके से डिसाइड करता या उसको जज करता। व्हाट इफ़ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट? क्या होता अगर कोर्ट जो है वो चार्जशीट की कॉपी शांति को नहीं देता, एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, और स्टेटमेंट की कॉपी भी शांति को नहीं देता, तो क्या होता? फिर क्या बोला गया है आगे, क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं, ठीक है, आपको ऐसे इमेजिन करने के लिए बोला है कि सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता। उसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट इफ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट? अगर ऐसा होता कि वो जो ट्रायल, जितनी भी वो मीटिंग वगैरह की गई थी ना कोर्ट की, तो वो ऐसी सीक्रेट लोकेशन पे की जाती जहाँ पे ना ही शांति को अलो होता आना, ना ही सुशील को होता लो आना, तो क्या होता? वट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांतिज लॉयर? अगर जो मैजिस्ट्रेट था वो शांति को ना ही लॉयर देता, ना ही एडवोकेट रॉय देता, मतलब लॉयर नहीं देता, एडवोकेट रॉय को इतना टाइम नहीं देता कि वो प्रोसिक्यूशन की विटनेस को क्वेश्चन कर सके, तो क्या होता? ठीक है, जैसे मिसिस शिंदे जो थी, उन्होंने तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि शांति जो है वो क्या है, गुनहगार है। इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। और अगर ऐसा होता ना, तो ये केस जो था वो अनफेयर ट्रायल का होता। मतलब ये केस, इसमें सही चीज़ से पूरा प्रोसीजर नहीं हुआ है, इसमें क्या किया गया है, इम्पार्शियलिटी की गई है, भेदभाव किया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं। आगे ये बोला गया है, दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। तो ये बोला गया कि एक फेयर ट्रायल के लिए क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ। यानी कि जो आर्टिकल 21 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि हमारे पास अधिकार है सही से जीने का। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है वो किस चीज़ को स्टेट करता है, कि पर्सन की लाइफ और लिबर्टी जो है वो उससे नहीं छीनी जा सकती। लेकिन जब वो क्या करेगा, कुछ गलत करता है, अगर किसी को मार देगा, तो ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट उसको बोलेगा, हमारा कानून उसको बोलेगा कि हाँ भाई तू जी ले, तूने उसको मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब भी वो कोई गलती करेगा, तो हमारा ये जो राइट है ना, राइट टू लाइफ वाला जो अधिकार है, ये हमसे छीना जा सकता है। ठीक है, फिर कोई भी रीजनेबल या फिर जस्ट लीगल प्रोसीजर के दौरान हमारा अधिकार हमसे छीना जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है, जैसे शांति ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, अगर वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी क्वेश्चनिंग में पूछा ना, कि शांति को अगर वकील नहीं दिया जाता, शांति के वकील को अगर टाइम नहीं दिया जाता कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस से क्वेश्चनिंग कर सके, तो फिर शांति जो है उसके साथ अनफेयर ट्रायल होता। मतलब उसके साथ सही ढंग से जजमेंट नहीं की जाती, जज जो है वो गलत डिसीजन देके शांति को फांसी दे देता या फिर उसको सज़ा सुना देता। तो ये हो जाता है अनफेयर ट्रायल। इसलिए हमारा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने हमें ये राइट दिया हुआ है कि अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को जिए, अपनी आज़ादी को जिए। लेकिन ये आज़ादी और ये अच्छी ज़िंदगी जो है, ये तब हमसे छीनी जाएगी जब हम क्या करेंगे, कोई गलत काम करेंगे। अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। Then let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of a fair trial. यहाँ पे आपको बोला गया कि फिर से शांति के केस को क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी बोर्ड के द्वारा। ये स्टोरी बोर्ड आपको यहाँ दी हुई है, और आइडेंटिफाई करते हैं कुछ एसेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट फेयर ट्रायल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये मेरे केस पेपर्स हैं, आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। किसको बोल रही है, शांति बोल रही है एडवोकेट कमला राय को, कि भाई आप, ये मेरे केस के पेपर्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। मेरे एम्प्लॉय ने, मतलब मेरे मालिक ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है चोरी का। फिर उसका भाई जो है, जो सुशील था, वो बोलता है कि शांति के ट्रंक में से 10,000 रुपया उनको मिला, और जो मिस्टर शिंदे थे और मिसिस शिंदे जो थी, उन्होंने ये बोल दिया कि हमने चेन बेचकर वो पैसा जो है वो लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम दोनों ने क्या करके रखा है, सेव करके रखा है। फिर आगे बोल रहे हैं, यहाँ पे ये मिस एडवोकेट रॉय जो थी, वो बोल रही थी कि जब मिसिस शिंदे से क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया या क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया, तो मिसिस शिंदे को ये जो आपकी थी एडवोकेट कमला रॉय जो थी, इन्होंने बोला था कि बेसिकली तुम ये कहना चाहती हो कि शांति को तुमने चोरी करते हुए, तुम्हारी चेन चुराते हुए नहीं देखा, ना ही तुमने शांति से अपनी चेन को
पाया है, रिकवर किया है। और एक और चीज़, पिछले 3 सालों से शांति आपके घर में काम कर रही है और तब पिछले 3 साल से कोई चोरी नहीं हुई, और आप उसको 1,000 रुपया सैलरी जो है वो हर मंथ में भी दे रहे हो। ये कुछ स्टोरी बोर्ड में ये कुछ फेयर ट्रायल थे, ठीक है। फेयर ट्रायल यानी कि यहाँ पे देखिए उसको चार्जशीट के पेपर शांति को दिए गए और शांति ने आगे अपनी एडवोकेट को दे दिए। उसके बाद जो उसकी एडवोकेट थी वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी, शांति को चार्जशीट की कॉपी दी गई, ठीक है। और अदर एंड ऑल अदर एविडेंसेस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर, और यानी कि जितने भी प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट एविडेंसेस जो इकट्ठे किए हुए थे शांति के अगेंस्ट, वो भी उसकी एडवोकेट को दे दिए गए। शांति को इसलिए पकड़ा गया था, इस अपराध में पकड़ा गया था कि उसने क्या किया है, चोरी किया है, और वो कानून की नज़र में वो क्या है, एक जुर्म है। ट्रायल जो है वो क्या किया गया, ओपन कोर्ट में, पब्लिक के सामने जो है ओपन कोर्ट लगाया गया, वहाँ पे पब्लिक के सामने वो मीटिंग जो थी वो हेल्ड की गई। उसके ब्रदर को, शांति के ब्रदर को भी कोर्ट में लाया गया हियरिंग के टाइम पे, ठीक है। ट्रायल जो था, मीटिंग जो थी, इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड कौन था, जिसके ऊपर शक किया गया है, शांति थी एक्यूज्ड, ठीक है, अपराधी जो थी। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, ट्रायल को, मीटिंग को एक्यूज्ड के सामने उसकी प्रेजेंस में सारा काम जो था, या वो ट्रायल चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, उसके सामने की गई। शांति को लॉयर भी दिया गया ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बचा सके। शांति की जो लॉयर थी, एडवोकेट रॉय, ठीक है, शांति की जो लॉयर थी एडवोकेट रॉय, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी मिली, क्रॉस एग्जामिन की, क्रॉस एग्जामिन की उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस से सवाल कर सकती है। प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की विटनेस कौन थे, मिस्टर शिंदे एंड मिसिस शिंदे। तो इनको क्या किया गया, रॉय को अपॉर्चुनिटी देगी कि वो क्या कर सकती है, प्रोसिक्यूशन के विटनेस से क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। उसके बाद क्या था, मतलब पूछताछ कर सकती है। एडवोकेट रॉय जो थी उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्या करेगी, टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति's डिफेंड, कि वो भी क्या करेगी, विटनेस को लेके आएगी शांति को बचाने के लिए। उसके बाद क्या था, पुलिस ने फाइल किया था चोरी का केस शांति के अगेंस्ट। तो जज जो था वो उसको एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, जज जो था वो उसको उसी समय नहीं बोल सकता था कि हाँ ये चोर है, इसने ही चोरी की होगी। जज जो था वो पहले सारी दलीलें सुनेगा, सारी आप बोल सकते हैं एविडेंसेस को देखेगा, उसके बाद वो अपनी जजमेंट जो है वो सुनाएगा। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है प्रोसिक्यूशन की, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ इस नज़र से किसको, शांति को देखे कि शांति ने क्या किया है, जुर्म किया है। मतलब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो थी ना वो ये बोल रहे थे, मिस्टर शिंदे हो गए, मिसिस शिंदे हो गए, उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, उनका सबका ये मानना था कि, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी, मिस्टर शिंदे एंड मिसिस शिंदे जो थी, मिस्टर शिंदे एंड मिसिस शिंदे जो थी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने मान लिया था कि शांति ही चोर है। तो ये प्रोसिक्यूशन का ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ मतलब शक की नज़र से देखे, जब तक उनके पास पूरा प्रूफ नहीं होगा वो किसी को गिल्टी साबित नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन जो था वो फेल हो गया था, क्योंकि वो उसने मान लिया था कि शांति क्या है, चोर है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कि जज के सामने कोर्ट के अंदर जो जो सबूत जो हैं वो सामने उनके रखे जाएंगे, उन्हीं सबूतों के बेसिस पे जज जो है वो अपनी जजमेंट सुनाएगा, डिसीजन सुनाएगा। जज जो है वो सिर्फ सीधा कंक्लूजन पे नहीं जा सकता है कि हाँ शांति को मिसिस शिंदे ने बोला कि शांति चोर है, और वो पुअर थी, मेड सर्वेंट थी, ठीक है, मतलब गरीब नौकरानी थी, तो इस वजह से जज जो था वो सीधा ये नहीं बोलेगा कि हाँ शांति ही चोर है क्योंकि वो गरीब है और वो नौकरानी है। Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, ठीक है, जजमेंट जो जज है ना उसको क्या है, इम्पार्शियल रहना है, उसको पहले सबूत देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो क्या करेगा, एविडेंसेस के बेसिस पे, जो एविडेंसेस जज को दिए जाएंगे उसी बेसिस पे जज ने क्या किया, मान लिया कि कुछ जो यंग आदमी थे वो उन्होंने चोरी की थी, शांति जो है वो चोर नहीं है, और उसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। शांति जो थी, मतलब शांति के केस में जस्टिस जो था वो मतलब उसी के फेवर में रहा, और ये एक फेयर ट्रायल था, ठीक है। सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना वो फेयर ट्रायल में ही पढ़ा था हमने, कि ये पूरा एक प्रोसीजर रहता है, इस तरह से हमारा जो जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना इस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना और जो लॉ है, दोनों ये चीज़ें बोलते हैं कि जितने भी पर्सन, मतलब जितने भी हमने पर्सन इस चैप्टर की स्टोरी से हमने पढ़े, ठीक है, जिसमें आपका पुलिस आ गया,
आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया, जज आ गया, उसके बाद विटनेसेस आ गए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ये बताते हैं कि जितने भी पर्सन्स हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं, उन्होंने अपना अपना रोल जो है वो एक प्रॉपर मैनर में क्या किया है, कैरी आउट किया है, मतलब चलाया है। इसका ये मतलब बनता है कि दे उन इज दैट दे ऑल नीड टू वर्क इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स गेट्स अ फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड। मतलब यहाँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जितने भी पर्सन जो हमारे सिटीज़न के हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत है कि वो मतलब जब अगर जैसे कोई उन्होंने क्राइम कर लिया है या अपराधी ठहराए गए हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड ठहराए गए हैं कि हाँ मे भी शायद ये चोर हो सकता है या इसने गलती की है या इसने गलत काम किया है, तो हम उसके साथ फेयर ट्रायल ही हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क्लास को लेके, जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, बैकग्राउंड्स को लेके हम उसके साथ अनफेयर ट्रायल करें, ठीक है। कोई भी एक्यूज जो मतलब अपराधी ठहराया जाएगा, उसके सामने हमने मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, फेयर ट्रायल उनको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ क्या था? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कहने का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है वो हमें ये बोलता है कि हर एक पर्सन जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। तो would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। तो इस रूल ऑफ लॉ को क्या बोला है यहाँ पे? रूल ऑफ लॉ हमने पढ़ा, रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि हर एक इंसान जो है वो क्या है, लॉ के कानून के बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो तब भी काम करेगा जब हम हर एक सिटीजन को फेयर ट्रायल देंगे, जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। लेकिन जब उनको फेयर ट्रायल नहीं दी जाएगी, सिटीजन्स को फेयर ट्रायल ग्रांट नहीं की जाएगी, देन वो रूल ऑफ लॉ का बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और इसको लागू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपको जो है ये थोड़ा सा ऐसे ही बताया हुआ है कि प्रोसेसेस आपको दिए गए थे, बोल्ड बोल्ड राइटिंग में, जैसे ये हो गया, ये बोल्डिंग में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कुछ प्रोसेसेस बताए थे। इन प्रोसेसेस जो आपको 74 पेज नंबर पे बताए हुए हैं, तो आर क्रूशियल टू अ फेयर ट्रायल, राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ शांति के। शांति के केस में आपने इन प्रोसेसेस के थ्रू क्या समझा है, अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिखेंगे। ओपन कोर्ट से आप क्या समझे, बेसिस ऑफ एविडेंसेस से आप क्या समझे, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, इससे आप क्या समझे, ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, आप ये देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहाँ बोला है कि क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं कि शांति के केस में क्या क्या हुआ, या मतलब जो भी प्रोसीजर शांति के केस में किए गए थे, अगर वो सारी चीज़ें वैसे ना होती तो क्या होता। जैसे इफ़ शी वर नॉट डिफेंडेड बाय अ लॉयर, उसको लॉयर प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसके बाद कोर्ट जो है वो उसको इनोसेंट एज्यूम नहीं करती, तो क्या होता। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।